हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर वन का 21 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 का पेपर। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 8 कोट ए इक्वल टू 7 देन फाइंड साइन ए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। कोट ए को अपन सीधा लिख सकते हैं 7/8। यहाँ पे ये जो 8 है ये इसको मैंने उधर पहुंचा दिया। राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाओगे इसको ए मान के चलो, ये 90 डिग्री हो गई। कोट क्या होता है? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7 हो जाएगा बेस और 8 हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अपन आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। स्क्वायर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 113। अब यहाँ पे अपन को साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी 8 और हाइपोटेनियस हो जाएगी √113। ऑप्शन नंबर बी। इफ 28 इज टू 98 डबल इज टू 98 इज टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे अपन को वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। इसको सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए कि इसको लिखते कैसे। तो ये जो सिंगल रेशियो है इसको अपन लिख सकते हैं 28/98। और ये जो डबल रेशियो है इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। सेम तरीके से फिर इधर 98/y। तो यहां पे अपन से y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 इंटू 98/28। जो भी कटे काट लीजिए। 7 से काट लेते हैं पहले तो 4 बार में। 7 से ये 1 और 4, फिर 4 से मेरे हिसाब से ये कट जाएगा। नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 से इसको काट लेते हैं। 2 से ये 7 बार में और 2 से कट जाएगा ये 49। तो 7 इंटू 49 दैट इज 7 का क्यूब मतलब 343। ऑप्शन डी। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। तो देखिए जब कभी भी आपको परसेंटेज में सवाल दिया जाए तो जैसे 40% दे रहा है तो 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। 40% का मतलब हो गया 40/100 मतलब 2/5। तो अब इसमें होगा क्या, जो बी है उसको अपन डेनोमिनेटर मान लेते हैं। मतलब बी की एफिशिएंसी मैंने मान ली 5 की। तो ए की कितनी हो जाएगी, ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। मतलब जितना बी है उतना तो है ही सही और उसके अलावा 40% और है। तो अगर 5 का 40% मतलब 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 + 2 7 की। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 31 डेज। तो दोनों साथ में मिलकर कितना टाइम लगाएंगे अगर ए अकेला किसी काम को करने में 31 दिन लगा रहा है। देखिए ए की एफिशिएंसी है 7 की। टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। मतलब हर दिन कितना कार्य किया जा सकता है और टोटल कितने दिन लगते हैं, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क आ जाता है। तो देखिए ए जो है वो 31 दिन लगाता है और ए जो है हर दिन 7 यूनिट काम कर सकता है। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब दोनों जब मिलके साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो 5 + 7 12, तो 12 की एफिशिएंसी से हर दिन काम करेंगे। तो टोटल कितना दिन लगेंगे, 7×3 = 21, 217/12 दिन, 217/12 डेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक दिस डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल होने का सिंपल डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। यहां पे देखिए 6 और 3 9 हो जाते हैं तो इनको हटा दो। फिर 2 और 4 6, 6 और 6 12। 12 में कितना जोड़ू कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 12 के बाद जो अगला नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल होता है वो होता है 18। मतलब 12 में 6 जोड़ने पे 18 आता है। तो इसका मतलब ये है कि a को 6 होना पड़ेगा तभी जाके ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 6। इफ a - b = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला खोल सकते हैं। a³ - b³ = a - b इंटू a² + ab + b²। और यहां पे जब आपको a - b अगर 1 दे रखा है तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास केवल a² + ab + b² रह जाएगा। तो यही यहां पे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है।
वाइल बी कैन डू इट इन 18 डेज, जबकि बी को 18 दिन लग जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी। कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा अगर वो लोग एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं और स्टार्टिंग बी से की जाती है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, अपन टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क के लिए सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 18 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 72 आ जाएगा। 8 का 9 बार में और 18 का 4 बार में। तो ये हो गई 9 की इनकी एफिशिएंसी, मतलब ए जो है हर दिन 9 यूनिट काम कर सकता है। टोटल काम अपन ने कितना मान लिया, 72 यूनिट। ए किसी काम को 8 दिन में कर देता है, मतलब हर दिन वो कितना काम करता है, वो 9 यूनिट काम करता है। कैसे आया, 72 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरीके से बी उस काम को 18 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करता है, 4 यूनिट। 72 डिवाइडेड बाई 18। अब आप देखिए सबसे पहले बी आया, बी ने अपना कितना काम किया, 4 काम किया। फिर अगले दिन ए आया, ए कितना काम करा, 9 काम किया। तो 2 दिन में मिला के कितना काम हुआ, 9 + 4 13। 2 दिन में मिला के 13 यूनिट काम हुआ। 72 को 13 से डिवाइड करते हैं, 72 पूरा पूरा नहीं कटेगा। 13 का 5 बार में होता है 65, मतलब जो 65 यूनिट काम है वो 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि 5 पेयर आए, मतलब ए बी ए के 5 पेयर बनेंगे तब जाके 65 यूनिट काम होगा। और हर पेयर में कितने दिन है, 2 दिन है, एक दिन बी का एक दिन ए का। तो 5 इंटू 2 मतलब 10 दिन। तो 65 यूनिट काम करने में 10 दिन का समय लग जाएगा। टोटल काम अभी भी बाकी है, टोटल काम पूरा नहीं हुआ। टोटल काम है 72 यूनिट, 65 यूनिट काम हुआ, तो कितना यूनिट काम बचा, 7 यूनिट काम बचा। अब देखिए 7 यूनिट काम करने के लिए पहले दिन कौन आया, पहले दिन आया बी ए। बी बी कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है। तो बी ने अपना 4 यूनिट काम कर दिया, तो एक दिन बी का। अब कितना काम बचा, अब सिर्फ 3 यूनिट काम बचा है। 3 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ए टोटल कितना काम कर सकता है एक दिन में, वो 9 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसको अब 3 यूनिट ही काम करना है। तो क्या वो पूरा दिन अपना लगाएगा, वो पूरा दिन नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने दिन का 3/9 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा ही यूज करेगा और काम को करके चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 + 1 11, 11 + 11/3 मतलब 11 1/3। तो इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पे इजीली अपन सबसे पहले तो 1/4 को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। 1 - sin t इंटू 1 + sin t, एलसीएम लोगे तो 1 + sin t इंटू 1 - sin t ही आ जाएगा। ये आ गया इनका एलसीएम। 1 - sin t से ये 1 + sin t बार जाएगा, तो 1 + sin t का होल स्क्वायर, मतलब 1 + sin square t + 2 sin t। फिर 1 + sin t से ये 1 - sin t टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 1 - sin t का होल स्क्वायर, मतलब -1 - sin square t + 2 sin t। माइनस से मैंने हाथ के हाथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 1 और sin square t तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, 2 और 2, 2 और 2 4, जो कि 4 से कट जाएगा। तो ऊपर में तो रह गया sin t, और नीचे में कितना आ गया, 1 - sin t इंटू 1 + sin t, a + b इंटू a - b, दैट इज a² - b²। तो नीचे में आ जाएगा 1 - sin square t, दैट इज इक्वल टू cos square t। तो sin t अपॉन cos square t को अपन लिख सकते हैं sin t बाय cos t इंटू 1/cos t। ये sin t बाय cos t तो बन जाता है tan t, और 1/cos t बन जाता है sec t। तो मिला के क्या हो गया, tan t इंटू sec t। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल मार्क्स वर 3000 देन व्हाट विड बी द मार्क्स इन रीजनिंग। अगर टोटल मार्क्स 3000 है तो रीजनिंग में कितने मार्क्स होंगे। देखिए ये जो पाई चार्ट है ये अपन को डिग्री में दे रखा है, दैट मीन्स इसका टोटल अपन जो मानेंगे वो 360 डिग्री मानेंगे। आप चाहे तो इन सबको जोड़ के भी देख सकते हैं, ये 360 ही आएगा। और नहीं तो मेरे ऊपर विश्वास करिए, जब कभी भी आपको डिग्री में पाई चार्ट दे रखा है तो उसका टोटल हमेशा 360 होता है। अगर ये परसेंटेज में दे रखा होता तो फिर टोटल अपन 100% मानते। तो 360 डिग्री की वैल्यू अपन को दे दी 3000, टोटल कितना है 3000 के बराबर, मतलब ये पूरा 360 डिग्री हो गया 3000 के बराबर। आपको बताना है रीजनिंग में कितने मार्क्स आए होंगे। रीजनिंग कौन सा है, रीजनिंग है ये वाला, और ये कितने डिग्री है 75 डिग्री 75 डिग्री,
मतलब एक तरीके से अपन को 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000/360। अपन को कितने की निकालनी है, 75 की, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी कटे सबसे पहले काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से काट देते हैं इसको सबसे पहले 12 बार में, ये 25 बार में, फिर 12 से ऊपर वो पूरा कट जाएगा मेरे हिसाब से। तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 का स्क्वायर मतलब 625। तो 75 डिग्री मतलब रीजनिंग में जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे इक्वल टू 625। रामलाल marks his goods by 40% and gives a discount of 10%. What is his net profit percent? रामलाल जो है वो अपने सामान को 40% अधिक अंकित करता है कॉस्ट प्राइस से। हमेशा जो मार्क प्राइस अंकित की जाती है वो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में की जाती है, मतलब हमेशा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क की जाती है। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो जब डिस्काउंट अपन देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा अपनी सेलिंग प्राइस होती है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट परसेंट? तो देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि कॉस्ट प्राइस को आप मान लो 100, 40% ऊपर मार्क किया है, मतलब 100 का 140%, कितना हो गया, 140 हो गया। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और इस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया। अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90%। दैट मीन्स 90/100। जो कटे काट लो, 14 इंटू 9 कितना हो गया, ये 126। मतलब सेलिंग प्राइस आ गई 26, 126। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अपन को। 100 रुपए की चीज 126 रुपए में बेची, कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 26% का प्रॉफिट है। डायरेक्ट आप बस क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो अपन 100 मान के चलते हैं उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है, क्योंकि जितनी भी परसेंटेज वाली वैल्यू होती है वो 100 से इजीली कैंसिल आउट हो जाती है, तो उनको निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। इन द गिवन फिगर PQ is a chord passing through center of the circle. Calculate angle PQS. PQS मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब कभी भी डाईमीटर के थ्रू सर्किल के ऊपर कोई भी एंगल बनाया जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये जो PQ है ये आपकी डाईमीटर है। PQ एक कोड है, लेकिन कोड होने के साथ साथ ये सेंटर से पास हो रही है, और जो कोड सेंटर से पास होती है उसको अपन डायमीटर भी बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि PQ एक डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये इस सर्किल के ऊपर यहां पर S पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमेशा फिक्स चीज होती है, ये कभी नहीं बदलती। डायमीटर हमेशा सर्किल के किसी भी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आप देखिए ये जो PQRS है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स सर्किल के ऊपर आ रहे हैं। तो जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर मैं बात करूं तो PQRS में R के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, तो R के अपोजिट एंगल P होगा। इसका मतलब R और P का सम मिला के 180 होएगा। अगर R 110 है तो P कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि 70 + 110 = 180। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको केवल PQS निकालना है, और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 180 में से मैं 90 और 70 को घटा दूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। 90 + 70 कितना होता है, 160 होता है। 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। बस यही अपन को बताना है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको पता नहीं होगी, जैसे कि अगर आपको यह नहीं पता कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एंगल P नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आप एंगल P नहीं निकाल पाएंगे तो एंगल Q भी नहीं निकलेगा। तो थ्योरी जो होती है वो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। जितने भी कंसेप्ट है वो सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन बाद में आती है, पहले कंसेप्ट आता है। पहले कंसेप्ट लगाना अपन को पता होना चाहिए। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली।
चलिए क्या है क्वेश्चन। द डिक्रीज इन इंपोर्ट्स इन 1971 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंपोर्ट्स इन 1970। तो 1970 के मुकाबले 1971 में कितनी गिरावट आई, ये अपन को परसेंटेज में बतानी है। तो आसान सा सवाल है। 1970 में जो थी वैल्यू वो थी 3465 और 1971 में घट के रह गई 1600। तो 3465 से घट के रह गई 1600, कितने की गिरावट आई? तो मैं बोल सकता हूं लगभग 1865 की गिरावट आई है। कितने पे? 3465 पे, क्योंकि 1970 में जो वैल्यू थी वो थी 3465 मल्टीप्लाई बाय 100%। बस यही आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में सब में 5 है, तो इसका मतलब ये 50 से तो ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं 3465 का 5 टाइम्स देख लेता हूँ। 5 पंजे 25 के 5, 2 हासिल ऊपर चढ़ गई, 3 हासिल ऊपर चढ़ गई, एक मिनट 23 हुआ ना, हाँ तो 2 हासिल ऊपर चढ़ गई, तो 17 325। तो 1865 में से अगर 18,650 में से 17,325 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1325 आ जाएगा। तो 5 बार में तो पूरा पूरा जाएगा। अब अगला जो आप देखेंगे वो 5 बार में तो नहीं होगा, वो 4 के करीब होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये लगभग लगभग 54% के समथिंग होगा, क्योंकि जो अगला आप देखेंगे वो 13,250 हो जाएगा। तो जब 5 बार में 17,325 हो रहा है तो 4 बार में लगभग लगभग इसके करीब होगा, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो आप 53.8 समथिंग कुछ आएगा। तो निकटतम पूर्णांक में अगर अपन करेंगे तो वो 54 हो जाएगा। What is the smallest number which can be added to this so that it becomes divisible by 11? अब यहां पे चारों नंबर को अलग से एक एक करके जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले इस नंबर को अपन लिख लेते हैं। यहां पे क्या कीजिए, पीछे की साइड से दो दो के पेयर बना लीजिए। ये दो दो के पेयर बन गए। इन सबको 11 से डिवाइड करते चलिए। 11 का 8 बार में 88 मतलब 6 रह गया। फिर 11 का 4 बार में 44 मतलब 10। फिर 11 का 3 बार में 33 मतलब 2। 11 का 1 बार में 11 मतलब 5। 11 का 2 बार में 22 मतलब 4। इन सबका ऐड कर लीजिए। 6 + 10 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। इन सबका ऐड करके 27। 27 तो 11 से डिविजिबल नहीं होता, ऑब्वियस है। तो 27 में ऐसा क्या जोड़ू मैं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए? तो 27 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ने पे वो 11 से डिविजिबल हो जाता है, दैट इज 33। 33 11 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी मेरे को 6 जोड़ना होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक आसान सा तरीका है। अगर आप चारों नंबरों को अलग अलग करके जोड़ने की कोशिश करते तो उसमें अच्छा खासा टाइम आपका चला जाता। इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अजीत वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोहन। 4 गुना तेजी से काम करता है। तो सबसे अच्छा तरीका है सोहन की एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं। तो अजीत की कितनी हो जाएगी? 4 गुना तेजी से। तो 1 का 4 टाइम्स करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब अजीत की एफिशिएंसी होगी 4 की। इफ सोहन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज इंडिपेंडेंटली, अगर अकेला सोहन 20 दिन में किसी काम को कर देता है तो अजीत और सोहन मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो फिर से पुराना तरीका सवाल है। यहां पे आप टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। सोहन की एफिशिएंसी 1 की है और नंबर ऑफ डेज उसको लग रहे हैं 20 दिन, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 + 4 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ये 5 का 4 बार में, मतलब कितने दिन लगेंगे? 4 डेज, 4 डेज, 4 दिन में काम हो जाएगा। अनिल एंड तीरथ ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 192 किलोमीटर अपार्ट। चलिए ठीक है, ए और बी कितनी दूरी है बीच की? 192 किलोमीटर। ठीक है। अनिल स्टार्टेड दी जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एट 8:20 AM। अनिल जो है पॉइंट ए से 8:20 पे अपनी यात्रा स्टार्ट करता है और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। रीच्ड पॉइंट बी एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड। वो बी पे पहुंचते ही वापस रिटर्न हो जाता है उतनी ही स्पीड से, वो वहां पे रुकता भी नहीं है। तीरथ स्टार्टेड दी जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एट 9:50 AM। तीरथ जो है वो 9:50 पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 96 की स्पीड से चलता है। सेम वो भी यही करता है, रीच्ड पॉइंट बी एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड। वो भी बी पे रुकता नहीं है, तुरंत ही वापस हो जाता है।
एट व्हाट टाइम डिड अनिल एंड तीरथ फर्स्ट मीट ईच अदर? कितनी बजे अनिल और तीरथ पहली बार आपस में मिलेंगे? चलिए देखिए, अब अगर मैं बात करूं, अनिल 8:20 पे स्टार्ट करता है और तीरथ 9:50 पे स्टार्ट करता है। इनके बीच में कितना टाइम का डिस्टेंस गैप है? 9:50 8:20 मतलब लगभग 1.5 घंटा। 8:20 से 9:50 1.5 घंटा होता है बीच में। इसका मतलब इस 1.5 घंटे में तो तीरथ चला ही नहीं, तो अनिल ने इस 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी। कितनी दूरी तय करी होगी? अनिल 1 घंटे में 64 किलोमीटर करता है, तो 1.5 घंटे में कितना करेगा? 64 प्लस 64 का आधा मतलब 64 प्लस 32 कितना हो गया भैया? 96। और अगर आप देखेंगे तो जो 96 है वो 192 का आधा है। इसका मतलब जब तक तीरथ ने अपनी जर्नी स्टार्ट की भी नहीं थी तब तक अनिल आधी डिस्टेंस तय कर चुका था। 1.5 घंटे में वो आधी अगर डिस्टेंस तय करता है तो अगली आधी डिस्टेंस भी वो कितनी देर में तय कर लेगा? वो 1.5 घंटे में ही तय कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1.5 प्लस 1.5 3 घंटे में अनिल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। अब आप देखिए, तीरथ ने कब स्टार्ट किया अपनी जर्नी को? जब अनिल आधा पहुंच चुका था और अनिल को बाकी आधा तय करने में 1.5 घंटा लगा। तो अब अपन देखते हैं कि तीरथ 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा। तो 96 1 घंटे में 96 करता है, तो 1.5 घंटे में कितना करेगा? 96 प्लस 96 का आधा। 96 का आधा कितना हो जाता है? 48। तो 96 प्लस 48 तो कितना हो गया ये? 8 और 6 14 की 4, एक हासिल ऊपर चढ़ी मतलब 144। तो जो तीरथ है वो 1.5 घंटे में 144 तय करता है। मान लेते हैं यहां पे कहीं अपनी 144 हो रही है। तो अब आप देखिए, जब अनिल पॉइंट बी पे पहुंच चुका था उस टाइम तक तीरथ यहीं पे पहुंचा था। अब अनिल क्या करेगा? अनिल बी से लौट रहा होगा, ये अनिल है जो लौटेगा, और ये तीरथ है जो पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों की जो मुलाकात होगी वो इस डिस्टेंस के बीच में होगी। और ये डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 192 का। 192 में से अगर मैं 144 सब्ट्रैक्ट करूं तो 12 में से 4 गए 8 और 18 में से 4 गए 4, मतलब 48 किलोमीटर। तो इन दोनों की जो मुलाकात होगी वो इस 48 किलोमीटर के बीच में होगी। इसका मतलब यहां पे अब अपन डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों सेम टाइम पे हैं। ये टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में? 9:50 में 1.5 घंटा अगर आप जोड़ेंगे इसका मतलब 11:20। तो जो तीरथ है वो इस जगह 11:20 पे पहुंचा है और अनिल पॉइंट बी पे 11:20 पे पहुंचा है। अनिल जो है पॉइंट बी से 11:20 पे वापिस लौट रहा है और तीरथ इस पॉइंट से पॉइंट बी की ओर जा रहा है 11:20 पे। तो टाइम बराबर है, मतलब सेम टाइम पे ये दोनों आ रहे और जा रहे हैं। तो यहां पे अपन डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अनिल बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है और तीरथ ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है। तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो तीरथ प्लस अनिल मतलब 96 प्लस 64, 96 प्लस 64 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 160। यहां से काट लो जो भी कटे, 16 से 3 बार में, 16 से 10 बार में, मतलब 3/10 घंटा। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 18 मिनट। इसका मतलब 18 मिनट में ये मिल जाएंगे। अब अपन को बताना है कि उस वक्त जब ये मिले होंगे तब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। तो देखिए यहां पे बज रहे थे 11:20, 11:20 के बाद ये 18 मिनट और लिए मिलने के लिए, तो घड़ी में कितने बज रहे होंगे? 11:20 प्लस 18 मिनट मतलब 11:38। तो 11:38 पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोचना चाहिए, सोचने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 अपन से, एन आर्क ऑन ए सर्किल हुज लेंथ इज 19.25 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल? जो आर्क ऑफ सर्किल होती है उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। और ये अपन को दे रखा है 19.25 के बराबर। यहां पे आप देखिए एंगल आपको दे रखा है। एक तरीके से यहां पे से आपको क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बाकी सब कुछ आपके पास है। और सर्किल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस ही चाहिए होती है, बाकी तो पाई तो आपको पता होता ही है। तो यहां से अपन थीटा की वैल्यू 18 डाल के रेडियस फाइंड आउट करेंगे इंटू 22/7
आर इक्वल टू 19.25। 19.25 को आप लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं? अगर जैसे इसको मैं लिखना चाहूं तो ये है 19 प्लस 0.25, मतलब 19 प्लस 1/4। तो 19 का 4 बार में हो जाता है अपने पास 76, मतलब ये हो गया 77/4, 77/4 अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 18 से तो 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और तो क्या कट रहा है, जो भी कट रहा है काट देते हैं। चलिए 10 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 10 से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 77 इंटू 10 बटा 4 इंटू 22। चलिए 2 से काट ही देते हैं, 2 से 2 बार में, ये 2 बार में, हाँ सॉरी ये 5 बार में, ये 2 बार में, और 11 से कटेगा, 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में। तो ये हो गया 7 7 जब 49 इंटू 5/4, 5/4 मतलब 1.25। तो 49 इंटू 1.25 रेडियस आ गई। अपन को निकालना है सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हो गया 22/7, रेडियस हो गई 49 इंटू 1.25 इंटू 49 इंटू 1.25, 7 से तो 7 बार में। कैलकुलेशन यहां पे थोड़ी ज्यादा है, नो डाउट। तो कैलकुलेशन जब ज्यादा है तो अपन डिजिटल सम से चलने की कोशिश करेंगे। यूनिट डिजिट से यहां पे नहीं चल सकते क्योंकि चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है। डिजिटल सम से अपन चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस के डिजिटल सम चेक कर लेते हैं क्या अलग अलग है या नहीं, क्योंकि अगर किसी भी दो ऑप्शन का डिजिटल सम एक आ जाएगा तो फिर उससे भी नहीं चल पाएंगे, फिर अपन को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चलिए डिजिटल सम देखते हैं। ये 9 तो कट ही गया, 7 1 8 9, यहां पे कितना रहेगा, ये 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 मतलब 1 प्लस 9 10 प्लस 1 प्लस 0 1, इसका डिजिटल सम आ गया 1 के बराबर। सेम यहां पे 1 और 1 2 और 7 9 तो कट ही गया, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 चला जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब 1 प्लस 8 9, तो इसका डिजिटल सम आ गया 0 के बराबर। 1 और 1 2 और 7 9, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 मतलब 2 और 1 प्लस 3, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3 के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी गया, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 1 प्लस 3 4, इसका डिजिटल सम आ गया 4। तो देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग है, तो अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 2 इसका 4 डिजिटल सम आएगा 7, 5 और 2 7 और 1 8 डिजिटल सम, फिर 9 और 4 का डिजिटल सम 4 ही आएगा, इसका डिजिटल सम वही 5 और 2 7 और 1 8, फिर 7 चौको 28, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10 मतलब 1, 8 चौको 32 डिजिटल सम 5 और 8, 8 पंजे 40 इंटू 1 40, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 4। तो जो ओवरऑल डिजिटल सम इसका आएगा वो 4 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम 4 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। डिजिटल सम एक अच्छा तरीका होता है कैलकुलेशन बचाने के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक और कोई ऑप्शन होता जिसका डिजिटल सम भी 4 आ जाता, तो फिर डिजिटल सम से नहीं चल सकते थे, फिर अपन को पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ता, कोई और रास्ता नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए एक एक करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं अपन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जो एकदम दिखने में, शेप में, साइज में, सब चीज में इक्वल हो। तो क्या ये पहला ऑप्शन सही है क्या? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, साइज और शेप उनकी इक्वल हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब तक साइज और शेप इक्वल नहीं होगी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो एक तरीके से पहला वाला ऑप्शन ही आपका फॉल्स है, और आपको फॉल्स ही बताना है, तो पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के भी एक बार ऑप्शन अपन पढ़ लेते हैं। वैसे तो पहला वाला ही अपना आंसर है,
लेकिन यहाँ पे अभी अपन एग्जाम में तो कर नहीं रहे, अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, तो बाकी चीजें भी अपन को पता होनी चाहिए। एस एस एंड ट्रिपल एस आर बोथ कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो एकदम सही बात है। चार तरह की कंडीशंस अपन फॉलो करते हैं, वो चार तरह की कंडीशन कौन कौन सी होती है? ट्रिपल एस, एस ए और आर एच एस, ये चार तरह की कंडीशंस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती है। सिमिलरिटी की भी इसी तरीके से चार कंडीशंस होती है जो अपन अलग से देखते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल और एक साइड, मतलब कौन सा रूल की बात कर रहा है? ए से। तो यहां पे कौन सा रूल रख रहे हैं? ए से रूल। अभी अभी मैंने बताया चार तरीके के रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, एस, ट्रिपल एस, ए और आर एच एस। तो यहां पे आप देखिए ए से रूल अगर फॉलो होता है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये भी ऑप्शन एकदम सही है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर ट्राइंगल। एकदम सही बात है। मैंने अभी भी आपको बताया अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एकदम बराबर होंगे, साइज में भी शेप में भी। जब ट्राइंगल साइज और शेप दोनों में बराबर है तो एक के ऊपर एक आराम से सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा। सुपर इम्पोज्ड होने का मतलब है कि ऊपर वाला अगर अपन रखते हैं तो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, तो एकदम सही बात है भैया। जब दोनों बराबर है तो एक दूसरे को नहीं दिख पाएंगे, तो ये भी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 5 सेंटीमीटर and its thickness is 0.25 centimeter, then find the volume of the material required in making the bowl। बाउल एक हेमिस्फेयर शेप का है, अर्ध गोलाकार भी जिसको आप बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो आधा स्फेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर। तो उसमें कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा होगा? थिकनेस यहां पे अपन को दे रखा है, इसका मतलब वो अंदर से खोखला है। तो जो वो बाउल है वो किस तरीके का है? कुछ इस तरीके का, जैसे कुछ इस तरीके का बाउल है, और ये जो अंदर से खोखला है, केवल जो मेटेरियल है वो यही वाला है। तो इसका अपन को वॉल्यूम बताना है। तो जो होलो हेमिस्फेयर होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, 2/3 पाई R1³ माइनस R2³। मतलब बड़े वाले हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से अगर छोटे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर लोगे तो आपके पास बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 2/3 पाई को कॉमन ले लिया, 2/3 पाई R1³ ये बड़े वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, माइनस 2/3 पाई R2³ ये छोटे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब R1, तो देखिए यहां पे जो है थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर बोल रहा है और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो अंदर वाला हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस बोल दी उसने 5 सेंटीमीटर की। तो R1 मतलब बड़े वाले हेमिस्फेयर, तो थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास 0.25 के बराबर है। तो 5 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा? 5.25। इसका मतलब जो बड़ा वाला हेमिस्फेयर है, बाहर वाला हेमिस्फेयर, उसका रेडियस हो जाएगा 5.25 और अंदर वाले का कितना है? 5 है। तो बस यही आपको यहां पे सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए इसको आप सॉल्व तो कर लेंगे आसानी से, सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात यह है कि यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो आपके कुछ इस तरीके से हैं और कैलकुलेशन यहां पे अच्छी खासी है। चलिए कोई बात नहीं, अब करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं उसका। तो 5.25 का क्यूब माइनस 5 क्यूब, यहां पे आप चाहे तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, A³ माइनस B³। तो A³ माइनस B³ अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो A माइनस बी मतलब 5.25 माइनस 5 दैट इज 0.25 इंटू A स्क्वायर मतलब 5.25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस AB 5.25 इंटू 5। तो 5.25 का स्क्वायर क्या होगा? वो हो जाएगा लगभग 5 का तो 25 और 52 इंटू 53 अगर आप करेंगे, यहां पे अपन कर लेते हैं 53 का 2 बार में हो जाता है 106, 10 कैरी चला गया, और 53 का 5 बार में कितना हो जाएगा? 265 मतलब 275।
तो ये हो गया 27.5625 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 5.25, 5 पंजे 25 की 5, 2 हासिल ऊपर चढ़ गई, 1 हासिल ऊपर चढ़ गई, तो 26.25 ये आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन तो है यहाँ पे, बहुत बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मतलब आप कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या ही करें यार, कैलकुलेशन है तो है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसका। 27 प्लस 25 प्लस 26, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 78, 0.25 इंटू 78.56 और 25 अगर आप जोड़ेंगे तो 81, मतलब 8125। कुछ कट सकता है क्या? नहीं भी कट सकता तब भी काट लीजिए, क्योंकि आंसर तो अपना डेसिमल में ही आने वाला है। तो सीधा 21 से मैं काट ही देता हूं डायरेक्ट ही। 21 का 3 बार में जाएगा पहले तो 63, 78 में 63 गया तो कितना बचा 15, मतलब ये हो गया 158, 158 21 का 7 बार में 147, कितना बचा 11, मतलब 111, 21 का 5 बार में 105, 62, 21 का लगभग लगभग 3 बार में अपन इसको कर देते हैं, है ना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये करना है, यहाँ पे डिसमल हटा के अगर मैं नीचे में 100 डालू तो 25 का 4 बार में जाएगा और ये 4 का 11 बार में जाएगा, तो 11 इंटू 3.753। इसका डायरेक्ट एक तरीका होता है, कभी भी 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले तो जो यूनिट डिजिट है उसको ऐसे की ऐसे लिख दीजिए, फिर इन दोनों डिजिटों को ऐड करते हुए चलिए। 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 5 12 की 2, एक कैरी चला गया, 7 और 3 10, 10 और 1 कैरी था 11, एक कैरी चला गया जो इस वाली डिजिट में ऐड हो जाएगा आपका, मतलब 4। तो यहां पे हो गया ये 41.283, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ भी नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन यहां पे आपको लगानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल है वो क्यू पे, तो ये पी क्यू आर, पी क्यू इज टू क्यू आर 3:4 है, पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है, तो यहां पे आराम से एक ट्रिपलेट फॉलो हो रही है 3 4 5, तो आप बोल सकते हैं कि पी आर आपका 5 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होगी, लेकिन परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एक तरीके से पी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये इसकी परपेंडिकुलर है। तो जब साइन पी की बात कर रहे हैं अपन, तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी 4 और हाइपोटेनियस तो 5 ही रहेगी। फिर साइन क्यू, क्यू 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 एक ही होता है, 1 होता है, अपन को सबको पता ही है। इसी तरीके साइन आर, तो आर के लिए अब परपेंडिकुलर क्या होगी, वो होगी 3/5, तो ये कितना हो गया, आप चाहे तो इसको 5 से ऊपर नीचे कर दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12/5, मतलब ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें भैया, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 3 और -4 डालेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो उतनी कैलकुलेशन नहीं करो। इसके लिए क्या करो, जब से देखो 64 का x, 64 x क्यूब है, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो मैं इसको एक तरीके से 4x का क्यूब लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं करना क्या चाहूंगा, यहां पे मैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। तो एक तरीके से मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बनाना है, सो दैट कि वो मिलके a प्लस बी का होल क्यूब बन जाए। ए क्यूब मेरे पास मिल चुका है, बी क्यूब कहां से आएगा, वो y से आएगा। 2, 2 का तो कुछ होता नहीं है, अगर यहाँ पे 8 होता तो इसको अपन 2y का होल क्यूब लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, तो इसमें से एक y क्यूब को अपन अलग कर देते हैं, उसको अपन बाद में लिख देंगे। अब 3a² बी, तो 3a² बी के लिए क्या चाहिए, a अपना है 4x, 4x का स्क्वायर मतलब 16x², और b अपना y, तो 3 इंटू 16x² y, 16 इंटू 3 होता है 48, तो यहां पे अपन को चाहिए 48x² y।
लेकिन अपने पास कितना है, अपने पास है 36x² y, मतलब एक तरीके से 48 में से अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12x² y को, तो वो 12x² y आप अलग से लिख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक y³ एक्स्ट्रा था, उसको अपन ने अलग से लिख लिया। अब 24xy², अब आपको बनाना है 3ab², a आपके पास है 4x और b आपके पास y, तो ये क्या बनेगा, 4 × 12xy², तो 12xy²। लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास है 24xy², तो इसमें 12xy² एक्स्ट्रा है, तो उसको आप अलग से लिख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाली चीज तो आपके पास बन गई a + b का होल क्यूब, मतलब 4x + y का होल क्यूब, और नीचे वाली चीज ऐसे की ऐसे ही रहेगी। उसमें आप कर क्या सकते हैं, उसमें ये जो है नीचे वाले में कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12xy कॉमन ले सकते हैं इधर की साइड। तो अगर 12xy कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y - x और इसके अलावा एक y³। अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे x 3, तो 4 × 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8 का क्यूब 512। y - x, y है -4 और -3 करोगे तो -7, 12 × 3 × -4 कितना है, 12 × 3 × -4 × -7 और -4 का क्यूब दैट इज -64। ये आपके प्लस में ही आएगा, कुछ तो जो भी है प्लस में आएगा। चलिए कितना आएगा यही अपन को चेक करना है, कर लेते हैं। 7 × 4 = 28 और 28 का 3 बार में हो जाता है 84, तो 512 प्लस 12 × 84, 12 का 4 बार में 48, 4 हासिल ऊपर चढ़ गई, 84 हो रहा था ना, हाँ 12 का 8 बार में छिड़ में हो 100, मतलब 1008 और ये माइनस में 64। अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये 1500 से कम ही है, और एक ही ऑप्शन है अपने पास 1456, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, यही आपका आखिरी आंसर होगा 1456। R wants to deposit 80,000 in a bank for a year. In his account, the bank gives 12% simple annual interest, but charges 3,000 as a processing fee for the account. What would be his percentage earnings in the account? देखिए आर जो है 80,000 रुपए डिपॉजिट करता है बैंक में, बैंक उसके ऊपर 12% का सिंपल इंटरेस्ट देता है, लेकिन साथ ही साथ 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करता है, मतलब एक तरीके से 3,000 रुपए उसमें से काट भी लेता है। व्हाट वुड बी हिज परसेंटेज अर्निंग्स इन दी अकाउंट, तो परसेंटेज अर्निंग कितनी होगी अकाउंट में। तो देखिए सीधा सा सवाल है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि 80,000 का 3,000 कितना परसेंट होता है। 3,000 बटा 80,000 इंटू 100, 2020, ये 8 से 30 को काटेंगे तो 8 का 3 बार 24 और 60 हुआ ना, 8 से 56, 8 × 40, 3.75%। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने 12% का इंटरेस्ट दिया और 3.75% काट लिया, तो ओवरऑल उसका कितने का अर्निंग हुआ, तो उसका अर्निंग हुआ 3.75%, 12 - 3.75% मतलब 8.25%। तो ओवरऑल उसका अर्निंग जो हुआ वो केवल 8.25% का हुआ। अब यहां पे आपको अलग से 12% पहले निकालो, फिर उसमें ऐड करो, फिर उसमें घटाओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। A shop provides flat 50% discount on one shirt, while another shop provides two successive discount of 30 and 30. If the difference in the bill is 43, then find the cost of the shirt. एक शॉप जो है 50% का डिस्काउंट दे रही है, दूसरी शॉप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है 30 और 30 के, और दोनों शॉप के जो बिल का डिफरेंस है वो 43 आता है, तो कॉस्ट बतानी है शर्ट की। शर्ट की कॉस्ट दोनों जगह सेम है, ऑब्वियस ही बात है, ये अपन को मान के चलना है। अब आप देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में निकालने का तरीका, x1 + x2 माइनस x1 x2 बटा 100। x1 कितना है 30, x2 भी है 30, माइनस 30 × 30 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 30 60, 60 में से 9 गया तो 51। एक शॉप ने दिया 50% का डिस्काउंट, एक ने दिया 51% का डिस्काउंट, तो डिफरेंस कितना हुआ डिस्काउंट में, डिफरेंस हुआ 51 में से 50 गए मतलब 1%। तो जो 1% की वैल्यू है वही अपन को 43 रुपए दे रखी है। अपन से पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द शर्ट,
जो शर्ट की कॉस्ट होती है वो अपन हमेशा 100% मान के चलेंगे, तो एक तरीके से 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितनी हो जाएगी 4300। बस यही अपना आंसर। ए शॉपकीपर bought 20 chairs for 18,000. On selling them, he had a gain equal to the selling price of 4 chairs. What is the selling price of each chair? देखिए कॉस्ट प्राइस है 18,000 और इन 20 चेयर को बेचने पे 4 चेयर के सेलिंग प्राइस जितना कमाता है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो एक तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 चेयर का, और हर चेयर की सेलिंग प्राइस अपन एसपी मान लेते हैं 1 एसपी, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 एसपी। ये हो गया आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक चेयर की सेलिंग प्राइस अगर 1 एसपी मानिए तो 20 चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 20 एसपी, और कॉस्ट प्राइस सबकी मिला के दे रखी है अपन को 18,000। तो यहां से बस आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, 20 में 4 गया 16, 16 एसपी इक्वल टू 18,000। 16 से अगर आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये 16 का एक बार में, 20 का मतलब फिर एक बार में, 40 का मतलब 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, मतलब एक चेयर की सेलिंग प्राइस हो गई 1125 रुपए। और आपसे यही पूछ रहा था व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर, हर चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो वो है 1125 रुपए। College P has 180 students scoring average marks of 88 and college Q has 320 students scoring average marks of 72. Find the average marks of both the colleges together. कॉलेज P 180 बच्चे हैं और 88 एवरेज है, कॉलेज Q में 320 बच्चे हैं 72 एवरेज है, टोटल एवरेज अपन को बताना है। तो यहाँ पे कॉलेज P का टोटल कितना हो जाएगा 180 इंटू 88, और इसी तरीके से कॉलेज Q का एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल कितना हो जाएगा 320 इंटू 72। एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, एक कॉलेज में 180 बच्चे हैं, एक में 320 है, मिला के कितना हो गया 180 प्लस 320 मतलब 500। ये एक जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, वो काट ही दीजिए। फिर चलिए 2 से काट देते हैं, 2 से ये 9 बार में, ये 25 बार में, इसी तरीके से ये 2 से 16 बार में। अब 25 से भी काट ही देता हूं, 25 का 3 बार में 75, 130 मतलब 25 का 5 बार में 125 और 2 बार में 50, फिर ये 25 का 2 बार में 50, 22 मतलब 25 का 8 बार में 200, फिर 8 बार में 200, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 की तो 8। देख लेते हैं अगर यूनिट डिजिट से अपना हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, 9 दूनी 18 की 8, इधर यूनिट डिजिट 8 आएगी, और 8 6 48, तो इधर भी यूनिट डिजिट 8, 8 और 8 16, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 6 के बराबर, और एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो अपन इसको लगा सकते हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अपन डायरेक्ट इससे इस पे नहीं पहुंच सकते, पहले करना क्या होगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा। पीछे जाने का मतलब है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 18 है तो अपन को एक स्टेप पीछे जाना है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पे जाना होगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाते हैं तो स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो जो -2 अपन ने उससे लिया था पहले उसको लौटाना पड़ेगा, तो पहले लौटाया तो 18 में प्लस 2 करा कितना हो गया 20, अब स्क्वायर रूट कर दिया, 20 का स्क्वायर रूट मतलब 2√5। अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है अगर आपको तो वो आसान होता है, वो क्या हो जाता है इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स दिस, 2√5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2√5, माइनस 3 टाइम्स 2√5, तो 2√5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और √5 का क्यूब 5√5, मतलब 8 पंजे 40√5 और ये माइनस 6√5, तो मिला के हो गया 34√5, 34√5, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, a car travels the first 160 km at a speed of 64 and the next 160 km at a speed of 80, what is the average speed for the first 320 km of the tube। एवरेज स्पीड बताना है अपन को, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, टोटल टाइम तो पहले 160 किलोमीटर के लिए 64 की स्पीड से चला, तो यहां पे कितना टाइम लगा 160 बटा 64, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर अगले 160 80 की स्पीड से चला, तो यहां पे कितना टाइम लगा 160 बटा 80,
320 अपन 160/64 करोगे तो कितना आएगा ये, करके देख लेते हैं। सबसे पहले 16 से काट लेते हैं, चलिए इसको 16 से 10 बार में, 16 से ही 4 बार में, 10/4 मतलब 2.5, तो 2.5 घंटे, और ये तो सीधा 2 घंटे, तो 320/4.5, 4.5 को मैं 45 और इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। 4.5 को मैंने 45/10 लिखा और 10 को मैंने ऊपर कर दिया। अब जो भी कटे काट दो, सबसे पहले 5 से काट लेते हैं 9 बार में, 5 से 2 बार में, और ये 9 से कितनी बार में हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 50 मतलब 9 5 45, फिर 12, तो ये लगभग आपके 71 पॉइंट कुछ आ रहा है, दैट इज 71.11, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल होगा सॉल्यूशन मैं उसका आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।